दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बी ए सेंटर में। यहाँ पर हम लोग मानव अधिकार का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की संरचना तथा इसके कार्य एवं शक्तियों की विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को आप लोग अंत तक देखिए ताकि इस चीज़ को आप समझ सकें और क्वेश्चन किसी भी तरह से दे तो आप एग्जाम में लिख सकें। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखिए। चैनल पर नए हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। समझते हैं हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर को। इसमें क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि भारत में मानवाधिकारों की रक्षा और उनके उल्लंघन को रोकने के लिए एक स्वतंत्र संस्था की आवश्यकता महसूस की गई। पिछला जो हमारा क्वेश्चन था उसमें हम इसके बारे में बताए थे। ठीक है, पिछला जो हमारा क्वेश्चन था वो था मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के बारे में। तो वहां पर हम आपको राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में बताए थे। तो वही बात कहा जा रहा है कि भारत में मानवाधिकारों की रक्षा और उनके उल्लंघन को रोकने के लिए एक स्वतंत्र संस्था की आवश्यकता महसूस की गई। इसी उद्देश्य से 1993 के कानून के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जिसको बोलते हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, की स्थापना की गई। जो आपका मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम था उसी के अंतर्गत रह करके क्या है, तो ये जो आप देख पा रहे हैं मानवाधिकार आयोग, इसका स्थापना किया गया। ठीक है, 1993 में। आगे इसका कहा जा रहा है कि यह आयोग देश में मानवाधिकारों की सुरक्षा, जागरूकता और न्याय सुनिश्चित करने का कार्य करता है। और ये जो आयोग है आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ये क्या करता है, तो देश में मानवाधिकारों की सुरक्षा करने का काम करता है, जागरूकता फैलाने का काम करता है और न्याय सुनिश्चित करने का काम करता है। तो एक छोटा सा यहाँ पर हमने इसका परिचय के बारे में जान लिया। आगे हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संरचना। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संरचना किस तरह से है? पहले हम लोग देखते हैं इसका अध्यक्ष कौन होता है, फिर देखेंगे अन्य सदस्य कौन होते हैं। इसको बोला जाता है संरचना। ठीक है, स्ट्रक्चर कैसे ये जो आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार है वो किस तरह से बना हुआ है। तो पहले देखते हैं अध्यक्ष। कहा जा रहा है कि आयोग का अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति होता है जो भारत का पूर्व मुख्य न्यायाधीश या फिर सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश रहा हो। मतलब ऐसा व्यक्ति इसका अध्यक्ष होता है। जो आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, इसका अध्यक्ष एक ऐसा व्यक्ति होता है जो पहले से क्या है, तो पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो या फिर सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त, मतलब वहां पर काम करने वाला कोई न्यायाधीश रहा हो। इसका उद्देश्य यह है कि आयोग का नेतृत्व एक अनुभवी, निष्पक्ष और न्यायप्रिय व्यक्ति के हाथ में रहे ताकि निर्णय निष्पक्ष रूप से किया जा सके। ठीक है, लिए जा सके। तो इसका जो आपका जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, इसका जो संरचना है उसमें अध्यक्ष कौन होता है उस चीज के बारे में आपको पता चल गया होगा। ठीक है, एक अध्यक्ष होता है। आगे देखते हैं इसमें अन्य सदस्य। इसमें अन्य सदस्य कौन कौन होते हैं? कुल मिलाकर अगर बात करें तो 5 सदस्य इसमें होते हैं। ठीक है, कहा जा रहा है कि आयोग में कुछ अन्य सदस्य भी होते हैं। एक अध्यक्ष के साथ साथ क्या है, तो कुछ अन्य सदस्य भी होते हैं, जिनमें एक सर्वोच्च न्यायालय का पूर्व न्यायाधीश होता है, एक उच्च न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश होता है तथा 2 ऐसे सदस्य शामिल होते हैं जिन्हें मानव अधिकारों का विशेष ज्ञान या फिर अनुभव होता है। तो ये 5 कुल मिलाकर के होते हैं। मतलब 2 सदस्य जो आपने यहाँ पर 2 पढ़ा, एक सर्वोच्च न्यायालय का पूर्व न्यायाधीश रहेगा, एक उच्च न्यायालय का पूर्व न्यायाधीश रहेगा और 2 सदस्य ऐसे रहेंगे जिन्हें मानव अधिकारों का विशेष ज्ञान होगा। तो 4 हो गए यहाँ पर और एक आपका अध्यक्ष हो गया। तो कुल मिलाकर के क्या है, तो 5 सदस्य यहाँ पर होते हैं, 5 लोग यहाँ पर होते हैं। आगे इसमें कहा जा रहा है कि इससे आयोग में कानूनी समझ के साथ साथ सामाजिक अनुभव भी जुड़ता है जिससे बेहतर निर्णय लिए जा सकते हैं। तो ये इसका दूसरा संरचना हो गया। तीसरा जो पॉइंट है उसको देख लेते हैं हम लोग, पदेन सदस्य को। इसमें कुछ पदेन सदस्य भी होते हैं। अब आप कहेंगे पदेन सदस्य कौन होता है? तो पदेन सदस्य ऐसा सदस्य होता है जो पहले से किसी आयोग में काम कर रहा हो, पहले से किसी आयोग का मुखिया हो और उसके कारण क्या है, तो अब यहाँ का ये सदस्य बन गया। ठीक है, जिसके कारण क्या है, तो इसको यहाँ का कह सकते हैं कि इसको सदस्यता मिल गया। जैसे मान लीजिए कोई भी एक्स वाई कंपनी है। ठीक है, एक्स वाई कंपनी है, संस्था है जहां पर कोई व्यक्ति अध्यक्ष है। और ये जो आप देख पा रहे हैं, आपको जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है वो आप मान लीजिए कि ABCD है। ठीक है, AB है। तो यहाँ पर कोई अध्यक्ष काम कर रहा था, लेकिन यहाँ पर काम करते हुए क्योंकि ये एक अध्यक्ष है तो इसके नाते इसको भी यहाँ पर क्या सदस्यता मिल जाएगा। इसी को बोलते हैं पदेन सदस्य। ठीक है, यहाँ का ना होते हुए भी ये यहाँ पर काम कर रहा था, लेकिन यहाँ पर ना होते हुए क्या, तो अगर इसको यहाँ पर सदस्यता मिल गया तो इसको बोलते हैं पदेन सदस्य। तो इस तरह कुछ सदस्य यहाँ पर रखे गए हैं जो किसी अलग आयोग के अध्यक्ष होते हैं, लेकिन उसको उस नाते से यहाँ पर क्या है, तो सदस्यता मिल जाता है, उसको बोलते हैं पदेन सदस्य। कहा जा रहा है कि आयोग में अन्य राष्ट्रीय आयोगों के अध्यक्ष भी सदस्य के रूप में जुड़े होते हैं। ठीक है, आयोग में क्या है, तो अन्य जो राष्ट्रीय आयोग है उसके अध्यक्ष भी सदस्य के रूप में जुड़े। जैसे कोई महिला राष्ट्रीय आयोग होगा, कोई अनुसूचित जनजाति आयोग होगा, तो उसके जो अध्यक्ष होंगे वो भी क्या, तो इससे जुड़ जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पर इससे उसका रिश्ता होता ही है। कहा जा रहा है कि जैसे महिलाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग होता है,
अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग होता है और अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग होता है। इससे समाज के विभिन्न वर्गों, महिलाओं, अनुसूचित जाति और जनजातियों के अधिकारों की रक्षा में समन्वय बना रहता है। तो जब इन सारे क्षेत्रों के लोग भी वहां पर जुड़ते हैं, जो आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उससे जुड़ते हैं, उसके सदस्य बनते हैं, तो इनका भी इनडायरेक्टली क्या होता है, फायदा हो जाता है। ठीक है, इनके भी अधिकारों की रक्षा हो जाता है। तो पदेन सदस्य भी यहाँ पर देखने को आपको मिल जाते हैं। अगला जो इसका संरचना है वो है नियुक्ति। अब इसकी नियुक्ति कौन करता है? जो अध्यक्ष है, जो सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। जो आपके राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उसमें जो सदस्य होते हैं, जो अध्यक्ष होता है, उसका नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इसके लिए एक समिति बनाई जाती है जिसमें प्रधानमंत्री होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष होता है, गृह मंत्री होता है तथा विपक्ष के नेता शामिल होते हैं। इस समिति में कौन कौन लोग होते हैं? तो आपके प्रधानमंत्री रहेंगे, लोकसभा के अध्यक्ष रहेंगे, गृह मंत्री रहेंगे और विपक्ष के जितने नेता हैं वो यहाँ पर शामिल हो सकते हैं। इस प्रक्रिया से यह सुनिश्चित किया जाता है कि नियुक्ति निष्पक्ष और संतुलित हो। अगर इसमें विपक्ष का नेता नहीं रहेगा तो जो रूलिंग पार्टी वो अपने हिसाब से इसको बना सकता है। ठीक है, और वो जो जिस तरह से काम करेगा, मानवाधिकार का उल्लंघन भी करेगा तो कोई बोलने वाला नहीं रहेगा। इसके लिए क्या है, तो उसमें विपक्ष पार्टी का नेता भी शामिल होता है और वो कहता है कि कौन कौन सदस्य यहाँ पर रहेंगे। अगला इसका संरचना हम देखेंगे वो है कार्यकाल। अब इनका कार्यकाल क्या होता है? ठीक है, समय क्या है, जो टाइम पीरियड है वो क्या रहता है इनका? अध्यक्ष और सदस्य सामान्यतः 3 वर्ष या फिर 70 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रहते हैं। जो सदस्य है या फिर जो अध्यक्ष है वो 3 वर्षों तक अपने पद पर रहेंगे या फिर अगर उनका एज 70 हो जाएगा तब तक वो लोग यहाँ पर पद पर रहेंगे। इससे उन्हें अपने कार्य को स्थिरता और स्वतंत्रता के साथ करने का अवसर मिलता है। मतलब क्या, तो वो लोग 3 वर्षों तक अध्यक्ष रह सकते हैं या फिर सदस्य रह सकते हैं, फिर वो रिटायर हो जाएंगे, या फिर अगर उनका एज 70 हो गया है तो उनको रिटायर हो जाना पड़ेगा। तो दोनों चीज में यहाँ पर क्या रिटायरमेंट होगा। तो कार्यकाल क्या 3 वर्ष होता है या फिर 70 वर्ष तक? समझ में आया? आगे हम लोग देख लेते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्य, कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का काम क्या होता है। पहले इसका काम होता है मानवाधिकार उल्लंघन की जांच करना। अगर कहीं पर मानवाधिकार उल्लंघन किया जाता है तो उसका जांच करना। आयोग का मुख्य कार्य मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामलों की जांच करना है। यदि किसी व्यक्ति के साथ अन्याय, अत्याचार या फिर भेदभाव होता है तो आयोग उस मामले की जांच करता है। यह स्वयं भी किसी घटना पर ध्यान देकर जांच कर सकता है। क्या कर सकता है? ध्यान देकर के वो जांच कर सकता है। अगर वो खुद लगेगा कि यहाँ पर कुछ उल्लंघन हो रहा है तो जाकर के ये जांच कर सकता है। ये क्या कर सकता है? तो सिर्फ क्या कह सकते हैं, सरकारी चीजों पर ये जांच करता है। जो सरकारी संस्थाएं सिर्फ उन पर जांच करता है। जो पर्सनल चीजें उन पर जांच नहीं करता। जो प्राइवेट कंपनियां, उनके बारे में ये कोई जांच नहीं करता है। ठीक है, दूसरा जो इसमें पॉइंट लिखा हुआ है सरकार को सुझाव देना। क्या काम है इसका? सरकार को सुझाव देना। जांच पूरी होने के बाद आयोग सरकार को सुधार के लिए सुझाव देता है। इन सुझावों का उद्देश्य यह होता है कि भविष्य में ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति ना हो, व्यवस्था में सुधार किया जा सके। ये जो आयोग है हमारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ये क्या करता है, जब वो जांच पूरा कर लेता है तो सरकार को निर्देश देता है, सुझाव देता है कि क्या इसमें सुधार करने का जरूरत है, और उम्मीद किया जाता है कि फिर से इसको दोहराया नहीं जाएगा और व्यवस्था में सुधार किया जा सकता है। तो सरकार को सुझाव देना इसका काम है। तीसरा इसका कार्य है वो है न्यायालय में सहायता देना। न्यायालय में क्या है? तो सहायता देना। आयोग मानवाधिकार से जुड़े मामलों में न्यायालय की सहायता कर सकता है। इससे पीड़ित व्यक्ति को न्याय मिलने की आसानी होती है। क्या होता है? तो आसानी होता है। तो न्यायालय में सहायता ये करता है। चौथा जो यहाँ पर हम लोग इसका काम देखेंगे वो है जेल और संस्थानों का निरीक्षण। जेल और जो अन्य संस्थानें हैं जैसे कि पागल खाना हो गया, जो और भी अलग अलग क्षेत्र होते हैं, उनके निरीक्षण ये लोग करते हैं। ठीक है, आयोग जेलों, सुधार गृहों और अन्य सरकारी संस्थानों का निरीक्षण करता है। इसका उद्देश्य यह देखना होता है कि वह बंद लोगों के साथ मानवता के अनुसार व्यवहार हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। जो बंद लोग हैं उनके साथ मानवता के साथ व्यवहार हो रहा है फिर नहीं हो रहा। किसी को बंद करके पीटा तो नहीं जा रहा, टॉर्चर तो नहीं किया जा रहा। तो जेल और अन्य संस्थानों का ये निरीक्षण करते हैं जो आपका आयोग है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। अगला जो इसका काम है वो है जागरूकता फैलाना। लोगों में जागरूकता फैलाना, लोगों को जागरूक करना भी इसका काम है। आयोग लोगों को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी देता है। इसके लिए शिक्षा, सेमिनार और प्रचार के माध्यम से समाज में जागरूकता बढ़ाई जाती है ताकि लोग अपने अधिकारों के प्रति सजग रहें। तो जागरूकता भी कौन फैलाता है? इसी का काम है। जो आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है इसी का काम है जागरूकता फैलाना। अनुसंधान और अध्ययन करना। अनुसंधान और अध्ययन करना भी इसका काम है। ठीक है, आयोग मानवाधिकारों से जुड़े विषयों पर अध्ययन करता है और नई नीतियों के सुझाव देता है। सरकार को क्या है? तो नई नीतियों के सुझाव देता है। इससे मानवाधिकारों की स्थिति को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। तो ये अनुसंधान करता है, अध्ययन करता है किसके ऊपर? तो मानवाधिकारों से जुड़े विषयों पर ही अध्ययन करता है और सुझाव देता है किसको? सरकार को,
ताकि इससे क्या हो, जो मानवाधिकार है उसकी स्थिति को बेहतर बनाया जा सके। आगे दोस्तों हम लोग इसकी शक्तियों को समझते हैं कि जो हमारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है इसकी क्या क्या शक्तियां हैं। ठीक है, तो ज्यादा इसकी शक्तियां नहीं है। पहला है न्यायालय से शक्तियां। न्यायालय से इसमें शक्तियां हैं, लेकिन कह सकते हैं कि इसमें दंड देने का अधिकार नहीं है। आयोग को जांच के दौरान न्यायालय जैसी कुछ शक्तियां प्राप्त है, जैसे कि गवाहों को बुलाना, दस्तावेज मांगना और साक्ष्य लेना। इससे आयोग निष्पक्ष और प्रभावी जांच कर पाता है। तो ये सारे इसको शक्तियां दी गई, लेकिन न्यायालय की तरह कह सकते हैं इसमें कोई सजा सुनाने का प्रावधान नहीं है, शक्ति नहीं दिया गया। ठीक है, अगला जो इसका शक्ति है आयोग का वो है स्वयं संज्ञान लेना। ये क्या कहता है, स्वयं जांच कर सकता है, संज्ञान ले सकता है। आयोग बिना किसी शिकायत के भी किसी घटना पर ध्यान देकर के जांच शुरू कर सकता है। आयोग को अगर ऐसा लगता है कि किसी जगह पर, किसी संस्था पर मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो वो खुद जाकर क्या है तो जांच कर सकता है बिना किसी शिकायत के भी। यदि कहीं मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह स्वयं कार्रवाई कर सकता है। सिर्फ क्या है तो जांच कर सकता है, रिपोर्ट मांग सकता है। फिर से आपको बता दें कि ये सजा नहीं दे सकता। ठीक है, अगला जो इसका शक्ति है आयोग का वो है रिपोर्ट और सिफारिश देना। रिपोर्ट और सिफारिश देना, जांच के बाद आयोग अपनी रिपोर्ट सरकार को देता है और आवश्यक सुधार के लिए सिफारिश करता है। ये क्या करता है कि सरकार को मजबूर भी नहीं कर सकता, नई सरकार क्या है तो इसके अधीन आ सकता है। नई सरकार क्या करे, इसके बात को मानने के लिए मजबूर हो सकता है। ये क्या कर सकता है तो सिर्फ जांच का रिपोर्ट सरकार के पास पहुंचा सकता है और आवश्यक सुधार के लिए सिफारिश कर सकता है कि ये सारे सिफारिश दिए जा रहे हैं, इस तरह से सुधार करने चाहिए। हालांकि यह सिफारिशें बाध्यकारी नहीं होती, लेकिन सरकार पर इन्हें मानने का नैतिक दबाव होता है। ये जो सिफारिश आयोग के द्वारा दिया जाता है वो बाध्यकारी नहीं होता, मतलब सरकार चाहे तो नहीं भी मान सकता। ठीक है, इसके सिफारिशों को ठुकरा भी सकता है, लेकिन नैतिकता कहा जा रहा है कि जो नैतिक दबाव है वो सरकार पर बनता है, जिसके कारण उसको माना जाता है। चौथा जो इसमें शक्ति दिया गया वो है मुआवजा दिलाने की सिफारिश। यदि किसी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो आयोग सरकार को उस व्यक्ति का मुआवजा देने की सिफारिश कर सकता है। इससे पीड़ित को कुछ हद तक राहत मिलती है। तो मुआवजा दिलाने की क्या है तो ये सिफारिश करता है जो आपका आयोग है। पांचवा जो इसका शक्ति है वो है जांच एजेंसियों की सहायता लेना। जांच एजेंसियों की ये सहायता ले सकता है। कहा जा रहा है कि आयोग आवश्यक होने पर पुलिस या फिर अन्य जांच एजेंसियों की सहायता लेकर मामले की जांच कर सकता है। इससे जांच अधिक प्रभावी और विस्तृत होती है। तो जांच आयोग का सहायता ये ले सकता है। ठीक है, तो इसमें किसी कुछ शक्तियां दी गई है, बहुत ज्यादा इसमें शक्तियां नहीं दी गई। कुछ सीमाओं को थोड़ा समझ लीजिए, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि सीमा जो शक्तियां हैं कितनी सीमित है। ठीक है, तो कुछ सीमाओं को समझ लीजिए। पहला जिसका सीमा है आयोग का वो है निर्णय बाध्यकारी नहीं। इसके द्वारा जो निर्णय दिया जाता है सरकार को वो बाध्यकारी नहीं होता, चाहे तो माने या फिर नहीं भी माने। आयोग केवल सिफारिश दे सकता है, वह सीधे दंड नहीं दे सकता। ठीक है, तो ये इसका एक सीमा हो गया, यहीं पर इसका शक्ति खत्म हो गया। दूसरा है सीमित अधिकार क्षेत्र। इसका जो अधिकार क्षेत्र है वो बहुत ही सीमित है। यह मुख्यतः सरकारी कर्मचारियों से जुड़े मामलों की जांच करता है। ये जो आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है जो सिर्फ सरकारी चीजों से जुड़ा हुआ काम करता है, मतलब जो सरकारी आयोग के द्वारा जो सरकारी आदमी है, जो सरकारी कर्मचारी, उसके द्वारा अगर उल्लंघन किया जाता है मानवाधिकारों का, तब ये जांच करता है। जो निजी व्यक्ति है, जो निजी कह सकते हैं हमारा मामला होता है, जो पर्सनल मामला होता है, उसके ऊपर ये जांच नहीं करता। जो कंपनियां होती है प्राइवेट, उसके ऊपर ये जांच नहीं करता है। ठीक है, तो सीमित अधिकार क्षेत्र इसको दिया गया है। ये चीजें हमको पहले ही बताए थे। तीसरा जो इसका सीमा है वो है कार्य में देरी, क्योंकि इसमें कर्मचारी की कमी होता है, जिसके कारण इसमें कार्य में देरी हो सकता है। कई बार मामलों की संख्या अधिक होने से जांच और निर्णय में देरी हो सकता है। कर्मचारी कम है, मामला अधिक आ जाता है और जांच भी बहुत ही धीरे धीरे होता है, तो इसमें देरी हो सकता है। तो इसमें कुछ सीमाएं भी देखने को मिल जाती है। आगे दोस्तों एक छोटा सा निष्कर्ष लिखा है, उसको समझ लेते हैं। कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण संस्था है। यह लोगों को न्याय दिलाने, जागरूकता बढ़ाने और सरकार को सुधार के लिए प्रेरित करने का कार्य करता है। हालांकि इसकी कुछ सीमाएं हैं, फिर भी यह लोकतंत्र और मानव गरिमा की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि कहा जा रहा है कि इसमें कुछ सीमाएं हैं, सीमाओं को तो आपने समझ लिया होगा। ठीक है, जो भी यहाँ सीमाएं आपने देख लिया, लेकिन इसके बावजूद क्या है तो इसको महत्वपूर्ण माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये अच्छे से काम करता है। ठीक है, सरकार को बाध्य करता है, नैतिकता के तौर पर ही बाध्य करे, लेकिन बाध्य करता है कि जो मानव के अधिकार है उसको रखा जाए। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आया होगा। चैनल पर नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर देना है। मिलते हैं दोस्तों हम लोग किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। आप लोगों के लिए हम प्ले लिस्ट बना दें, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग तैयारी करने के लिए एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग किसी अगले वीडियो में।